कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है आप देख सकते हैं, 60% आपका जो लेंथ है एल वो यहाँ पर है और बाकी का जो 40% पार्ट है वो आपका है यहाँ पर, नीचे की तरफ लटका हुआ है, हैंग किया हुआ है। तो आप जानते हैं अगर टोटल लेंथ एल है तो 40% कितना आएगा, 100 से भाग कर दीजिए, तो हमारा 40% कितना आ गया, 2/5 है। इसका मतलब ये पार्ट 2/5 एल है और ये वाला पार्ट है 3/5 एल। अब चूंकि टोटल मास m है तो इतने पार्ट का मास कितना होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, काफी बार हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। तो इस वाली इसका मास हो जाएगा आपका इतना और इस पूरी रोड का मास हो जाएगा इतना। क्या है, अगर आप फोर्स लगाओगे तो क्या इतने से पार्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट आएगा, नहीं आएगा। जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो सिर्फ इस नीचे वाली पार्ट में ही आएगा। और याद रखेंगे जो mg लगता है वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से लगता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अभी कल से वो चैप्टर चालू होगा तो आपको पता लग जाएगा। रोड का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में होता है, मतलब जो mg लगेगा वो यहाँ से लगेगा और रोड के सेंटर ऑफ मास में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, इतना डिस्प्लेसमेंट आएगा। टोटल लेंथ कितनी है 12/5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इसका आधा, मतलब l/5। तो यहाँ पे हमने ये चीज लिखी। अब नॉर्मल तो वर्क डन 0 हो जाएगा, क्यों, बिकॉज यू नो, और वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी तो नहीं आ रही है। इसका मतलब वर्क डन एफ बराबर आ जाएगा माइनस के वर्क डन एनर्जी, और माइनस का वर्क डन एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसकी तो 0 रहेगी, इसकी आएगी कितनी, mgh। m कितना, इसका मास कितना है 2/5 lm और हाइट कितनी है l/5। इनिशियली तो दोनों 0 थे, तो इसका मतलब वर्क डन बाय फोर्स कितना करना पड़ेगा उसे, 2l² m/25। तो उस व्यक्ति को इतना वर्क डन लगाएगा तभी जाके उसका जो ये वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को ऐसे डील किया। अगर समझ में आया हो तो यू कैन गो एंड रिवाइंड द वीडियो। चलिए, हमने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं जिसका डिस्कशन कल करेंगे। यू कैन गो एंड टू ट्राई दैट क्वेश्चन। चलिए, तो आज हम अपना नया टॉपिक चालू करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। वैसे हम ये पढ़ चुके हैं पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव में रिलेशन क्या है। उन लोगों को पढ़ाया था कि रिलेशन बिटवीन इन पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स कहता है कि U बराबर होता है माइनस टाइम ऑफ वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स। ये पढ़ाया था। तो ये इतना क्या होता है अपना, क्या होता है महाराज, यही तो पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स के बीच रिलेशन होता है। तो बस, और इसमें कुछ नया थोड़ी नहीं। और आप क्या करते हैं, बस आपको हाइट्स लेनी है और उससे मल्टीप्लाई करते जाना है, आपको उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है मिल जाएगा। चलिए, देखिए पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है कि ये वेक्टर जो होता है ये इसके बराबर होता है, माइनस उल्टा डेल और यू। ठीक है, ये जो डेल है, ये जो है उल्टा डेल, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या है अपना वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो होता है ये क्या आता है, इस तरीके से ये डेल दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपका फोर्स का वेक्टर क्या आ जाएगा, du/dr, और यहाँ पर r कैप वेक्टर शो करने के लिखा है। वेक्टर शो करने के लिए क्या करते हैं, r कैप से मल्टीप्लाई, यहाँ वेक्टर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, du/dr r कैप। तो आप यहाँ से एक रिलेशन याद रखेंगे और साथ में माइनस साइन भी आता है। क्या रिलेशन याद रखेंगे, ये जो फोर्स वेक्टर होता है वो बराबर होता है माइनस के डेल u/डेल r। अगर एक्सिस आपकी x है, y है, z है, 3D में है, तो फॉर्मूला बनता है du/dx, du/dy एंड du/dz। ये अपना फोर्स वेक्टर है। ये कहता है कि जो फोर्स वेक्टर होता है वो माइनस टाइम होता है पोटेंशियल एनर्जी के, मतलब मैं वेक्टर बराबर माइनस डेल ऑफ यू, मतलब फोर्स इज एक्टिंग ओनली
तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव ग्रेडियंट। तो फोर्स क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर होता है। ग्रेडियंट सब जब भी आ जाए तो उसका मतलब होता है आपको रेडियस लेनी ही है। तो इसका मतलब फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम ऑफ नेगेटिव टाइम ऑफ ग्रेडियंट। मतलब एफ वेक्टर बराबर माइनस डी यू बाई डी आर और आर कैप, जो कि डायरेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है। तो बस आपको सिर्फ इतना यहाँ पे याद रखना है। क्या याद रखना है कि फोर्स वेक्टर बराबर माइनस टाइम ऑफ डी यू बाई डी आर आर कैप, या फिर फोर्स वेक्टर बराबर अगर आई एक्सिस है मतलब एक्स एक्सिस है तो डी यू बाई डी एक्स, वाई है तो डी यू बाई डी वाई, और जेड है तो डी यू बाई डी जेड। तो हमें इस तरीके से यहाँ पे जो है इसको याद रखना। चलिए मान लीजिए आपको पोटेंशियल का एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दे रखा है, U बराबर के Q1 Q2 बाय R। अगर आप इसको वेक्टर में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? और आप ही ने सिखाया है। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी के सामने माइनस साइन लगा लीजिए, और अब हमें क्या दिखाना पड़ेगा? डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आर कैप। यहाँ पे और कोई तो वेक्टर नहीं है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी आर कैप। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी देके क्या निकाल सकते हैं? फोर्स एफ वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। दूसरा आपको ये दिया गया है क्वेश्चन, जहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला दिया है 6xy² और आपसे एफ वेक्टर पूछा है। तो क्या करेंगे सर? आपको एक्स और वाई के टर्म में आंसर दिया तो आप क्या करेंगे? इस वाली इक्वेशन का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे? यू बराबर डी यू बाय डी आर और माइनस टाइम ऑफ एफ वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? एक बार एक्स एक्सिस में, एक बार वाई एक्सिस में और एक बार जेड एक्सिस। यहाँ पे कोई जेड एक्सिस है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का क्या हो जाएगा? 0। तो सिर्फ डिफरेंशिएशन कहाँ करेंगे? इसमें और इसमें, एक बार एक्स की टर्म में और एक बार वाई की टर्म में। कैसे करेंगे देखिए। पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स की टर्म में, और फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा वाई की टर्म में। यहाँ आएगा आई क्या, देखिए ना नीचे लिखा होता है उसी का डिफरेंशिएशन करते हैं, बाकी सारा पार्ट कांस्टेंट होता है। ये पूरा पार्ट क्या है? कांस्टेंट। तो ये बाहर आ जाएगा। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। ये अब ये वाला पूरा पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा और ये वेरिएबल हो जाएगा। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आता है? 2y। इस तरीके से यहाँ पे अपना आंसर क्या आ गया? ये। तो इस तरीके से आपका फोर्स एफ वेक्टर क्या वैल्यू क्या आ जाएगा? 6y² i कैप माइनस 12xy j कैप। तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और साथ में बाहर की तरफ माइनस का साइन। तो बस आपको एक रिलेशन याद रखना है। कौन सा रिलेशन? जो आपको यहाँ पे सिखाया गया है। क्या? कि फोर्स एफ वेक्टर बराबर होता है नेगेटिव टाइम ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है बराबर माइनस टाइम पे डी यू बाई डी आर और साथ में उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए आर कैप। इस तरीके से आपको ये रिलेशन यहाँ पे याद रखना है। ये रिलेशन था पोटेंशियल एनर्जी के बीच और आपके फोर्स वेक्टर के बीच। अब हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम होता क्या है? हमने आपको पढ़ाया था इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम सर वो होता है जहां पर आपके जो नेट फोर्स हो जाते हैं वो 0 हो जाते हैं। जहां पर आपके सारे फोर्स 0 हो जाते हैं वो आपका कहलाता है इक्विलिब्रियम। Where all net force becomes 0, where you can say here is an equilibrium। सर जब सारे फोर्स बराबर हो जाते हैं तब आप कहते हैं कि वो चीज इक्विलिब्रियम है। मान लीजिए ये यहाँ पर है तो अभी यहाँ पर रेस्ट में है। इसका मतलब यहाँ जो फोर्स लग रहा है, नीचे जो फोर्स लग रहा है, इधर जो फोर्स लग रहा है, इधर जो फोर्स लग रहा है, वो सबने इसको बैलेंस कर रखा है, जिसकी वजह से ये मेरे पेन मेरे हाथ में ही रखा हुआ है। इसका मतलब ये अभी इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये अभी साम्य अवस्था में है, ये अपना इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम के टाइप्स क्या हैं? सर जो अपना इक्विलिब्रियम होता है ये अपने 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसी की यहाँ पे जो है बात करते हैं। सर जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में।
सर अगर मैं उल्टा कटोरा लूँ और उल्टे कटोरे पे बॉल रख दूँ तो जो बॉल होगी वो नीचे की तरफ आ जाएगी, लेकिन अगर सीधा कटोरा लूँ और बॉल को रखूँ तो वो ऊपर जाने के बाद डायरेक्ट वहीं आ जाएगी। तो इसका मतलब कोई जो अपने इक्विलिब्रियम को दोबारा गेन कर लेता है तो उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और जो अपने इक्विलिब्रियम को दोबारा गेन नहीं करता उसको हम यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इस तरीके से ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। समझ जाएंगे कि ये जैसे कटोरा लिया, कटोरे में बॉल डाली, बॉल वहीं पे घूमती रहेगी और वापस वहीं रुक जाएगी, अपनी वापस पोजीशन पर आ जाएगी, बिकॉज कि वहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर उल्टी बॉल पे, उल्टे कटोरे पे बॉल रख दूं तो बॉल नीचे जाके बाहर चली जाएगी, इसका मतलब वो कभी भी उस वाली पोजीशन पर नहीं आएगी जहां वो पहले थी। तो इसका मतलब आपका जो इक्विलिब्रियम होगा वो अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की श्रेणी में आएगा। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है डायरेक्ट ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब वहीं की वहीं रहना। अगर आपने इसको इक्विलिब्रियम कर दिया, इसको पोजीशन चेंज कर दी तो वो नया पोजीशन पे आ जाएगा, न्यू इक्विलिब्रियम गेन कर लेगा। जैसे ये अपना ग्राउंड है, अब मैं थोड़ा सा टिक करूंगा तो वापस नया इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, फिर आगे करके रखते तो फिर से नया इक्विलिब्रियम पर आ गया। तो इसका मतलब ये अपना न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस एंड इट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, देन इट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जो हल्का सा डिस्प्लेस करने पर दोबारा से नई पोजीशन गेन करते इक्विलिब्रियम की, वो अपना क्या कहलाता है यहाँ पे, वो अपना कहलाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। दिस इज आवर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। If only conservative force F is acting on the particle then equilibrium। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स, इक्विलिब्रियम कब आता है? जब फोर्स सारे जीरो हो जाते हैं। फोर्स सारे जीरो हो गए मतलब वर्क डन जीरो हो गया, तो इसका मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। तो इसका मतलब कि भैया इक्विलिब्रियम कब आता है? जब कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन जीरो हो जाए। इसका मतलब हम एक रिलेशन पढ़ के आए थे, F वेक्टर बराबर माइनस डी यू बाई डी आर, तो वो क्या आ जाएगा? डी यू बाई डी आर बराबर जीरो। इसका मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन जीरो आ जाता है तब आप कहते हैं कि आपको जो पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम का पॉइंट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये कहानी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए हम ग्राफ अगर आपको दिख जाए और ग्राफ में अगर आपको ये पता करना पड़े कि जो ग्राफ है उसमें आपको ये पता करना पड़े कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो कैसे पता करेंगे? तो हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम वहां पर आता है जहां पर डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो सर कहाँ कहाँ डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो हो रहा है? सर एक बार यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका स्लोप जीरो आ गया। सर एक यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका स्लोप जीरो आ गया, मतलब यहाँ भी इक्विलिब्रियम आएगा। तो सर एक बार यहाँ स्लोप जीरो आ रहा है तो उसका मतलब सर यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम गेन करेगा। तो अब सर कहाँ पर स्टेबल होगा, कहाँ पर अनस्टेबल होगा? अगर सर मैं यहाँ पे बॉल रखता हूँ तो वो लड़के इधर चले जाएगी, लड़के इधर चली जाएगी, इसका मतलब यहाँ अनस्टेबल हो गया। और अगर यहाँ बॉल रखता हूँ तो वापस अपनी पोजीशन गेन कर लेगी। क्यों गेन करेगी? देखिए अभी इसका स्लोप किधर आ रहा है? इधर आ रहा है, और इसका स्लोप किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। दोनों का स्लोप एक ही डायरेक्शन में आ रहा है जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन गेन कर रही है। लेकिन इसमें क्या होगा? एक बार स्लोप की डायरेक्शन इधर आ रही है क्योंकि एक बार स्लोप की डायरेक्शन इधर आ रही है, तो दोनों स्लोप की डायरेक्शन अलग होने की वजह से ये वाला जहाँ पे बॉल रखा था वो छूटने के बाद कभी भी इस पोजीशन को गेन नहीं करेगा। लेकिन ये यहाँ पर गेन इसलिए कर रहा है क्योंकि दोनों स्लोप का डायरेक्शन सेम है, मतलब वो दोनों चाह रहे हैं कि वो दोनों उसी जगह पहुंचे। तो इसलिए आप सीधे कटोरे पे रख के या ऐसी पोजीशन पे रख के बॉल को फेंकते हो तो वापस वो यहीं पे जाके रुक जाती है। द रीजन इज बिकॉज स्लोप की वजह से। और सर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मैं हल्का सा डिस्प्लेस कर दूंगा तो वो तो आगे चली जाएगी क्योंकि इसका जो स्लोप का डायरेक्शन है वो किधर की तरफ जा रहा है? आगे की तरफ। तो इसका मतलब ये आगे की तरफ भाग जाएगा, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया और वो न्यूट्रल हो गया। सर हमें एक चीज और याद आ गई, आपने हमें जब
दी कल ही क्लासेस में आपने जब मैक्सिमम मिनिमा पढ़ाया था काइनेमेटिक्स में, तो वहां पर आपने बताया था कि जो ये मैक्सिमा पॉइंट है और ये मिनिमा पॉइंट है। तो सर मिनिमा पॉइंट और मैक्सिमा पॉइंट कैसे आता है? तो आपने पढ़ाया था कि जो मैक्सिमा पॉइंट होता है जब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं और अगर वो नेगेटिव आ जाए तब जो हमें मिलता है वो हमारा मैक्सिमा पॉइंट होता है। और जब हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और अगर वो पॉजिटिव आता है तब हमें जो पॉइंट मिलता है वो मैक्सिमा होता है। इसका मतलब जब हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं और अगर वो नेगेटिव आता है तो हमें पॉइंट मैक्सिमम मिलता है और जो इक्विलिब्रियम गेन होता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और सर अगर हमारा मैक्सिमा, ये उल्टा लिख रहा हूं, ये मिनिमा है, और सर अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तब हमें जो पॉइंट मिलता है वो हमारा मिनिमा होता है, मतलब वो हमारा बन जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशन हमें याद रखनी है। और हम क्या देख सकते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पर अपना सैड पैराबोला बन रहा है और यहाँ पर अपना हैप्पी पैराबोला बन रहा है। इसका मतलब जहाँ सैड पैराबोला बनेगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और जहाँ हैप्पी पैराबोला बनेगा वो अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और जहाँ डबल डिफरेंशिएशन 0 आ जाए, जहाँ कोई पैराबोला ना बने, वो अपना न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। तो इस तरीके से आपने सीखा कि इक्विलिब्रियम को कैसे फाइंड करना है किसी ग्राफ में, और ये सारी चीजें आपने यहाँ पे समझ ली। ये सभी का एक्सप्लेनेशन यू कैन सी इन द नोट सेक्शन, यू कैन बाय गोइंग देयर। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने चीजें समझ लिया और अब हम आगे बढ़ते हैं और एक आध क्वेश्चन के जरिए अपने कंसेप्ट को थोड़ा सा अच्छा और मजबूत कर लेते हैं। चलिए The potential energy of a conservative system is given by U बराबर ax square minus bx, where a and b are positive constants. Find the equilibrium position and discuss whether the equilibrium is stable, unstable or neutral. आपने बताया सर आपको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उसको डबल पहले सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी अपनी 2ax माइनस बी। फर्दर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू आएगा यहाँ पे सर 2a। तो इसका मतलब सर ये जो वैल्यू आ रही है, अगर आपका a पॉजिटिव हुआ तो आपका जो पॉइंट होगा वो मिनिमा होगा, इसका मतलब आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर सर a का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होगा और जो इक्विलिब्रियम मिलेगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर a वैल्यू 0 हो गया तो जो पॉइंट मिलेगा वो 0 हो जाएगा, इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम मिलेगा वो हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपको ऐसे जो है यहाँ पे चेक करना है कि किस पॉइंट पर जाके आपका वैल्यू और कहाँ जाके वो स्टेबल होगा, कहाँ अनस्टेबल होगा, ये सब पता करना है। और अगर वो x का वैल्यू पूछे तो कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू को 0 के बराबर कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x बराबर 2a बाई बी, b बाई 2a। तो इस तरीके से ये x पॉइंट होगा जहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। अगर a पॉजिटिव है तो ये वाले x पर आपको स्टेबल मिलेगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये वाले x पे ये अपना अनस्टेबल मिलेगा, और ये 0 है तो ये वाले x पे अपना न्यूट्रल इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। तो आपको ऐसे चेक करना है कि कहाँ अनस्टेबल होगा, कहाँ न्यूट्रल होगा, कहाँ स्टेबल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और उसको समझने का ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है u बराबर आपको ये दिया गया है, और हमसे पूछा गया फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देयर नेचर, उनका नेचर बताना है और इक्विलिब्रियम बताना है। उसमें क्या करेंगे इसका डबल, इसका सबसे पहले सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 18x, यहाँ आ जाएगा 12 बराबर 0 करेंगे ताकि हमें x का वैल्यू मिल सके। अब यहाँ पे 6 कॉमन लिया तो यहाँ बचा ये कॉमन। अब इसका हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहाँ पे इसके रूट बनेंगे अपने 2 1 कम 2 मतलब 2x माइनस x प्लस 2 x माइनस 2 एंड x माइनस 2। तो यहाँ से एक बार x का वैल्यू आ गया 2 और एक बार x का वैल्यू आ गया माइनस 2। अब हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि हमें चेक करना है कि कहाँ पर अनस्टेबल होगा और कहाँ पर स्टेबल होगा या कहाँ पर न्यूट्रल होगा। आपने बताया सर एक और बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए और डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर दीजिए। उसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ आएगा 12x और यहाँ आएगा 18। अगर सर x का वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो मुझे यहाँ मिलता है 24 में 18 6, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब मुझे जो इक्विलिब्रियम मिल रहा है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा है। लेकिन अगर मैं x का वैल्यू -1 रखता हूँ तो मुझे जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है -30, ये आ रहा है नेगेटिव।
इसका मतलब अब जो मुझे इक्विलिब्रियम मिलेगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो इसका मतलब एट x बराबर 1 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा एंड एट x बराबर 6 आपको जो इक्विलिब्रियम मिलेगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो ये सारी कहानी थी, उसको डिस्कशन कर लिया है। एक आध क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, इसका डिस्कशन हम कल करेंगे। ये सारी कहानी आपको यहाँ बता दी गई है। अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं और उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे करवा दिया गया है। अब करीबन 10 से 15 से 20 क्वेश्चन लगभग हमने यहाँ पे होमवर्क में दिए हैं और वो सारे क्वेश्चन हमें कल का वो सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन हम कल करेंगे। तो बेसिकली हमारा ये चैप्टर यहाँ पे उसको आज ही खत्म करते हैं, आज ही कर लेते हैं उन चीज़ों को ताकि हम कल नया चैप्टर चालू कर सकें, सेंटर ऑफ मास। तो एक आध क्वेश्चन जो बचा उसको कर लेते हैं और जो एक आध क्वेश्चन बचेगा वो कल की क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। हमने ग्राफ देख लिया, हमने पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करी जाएगी वो चीज़ें देख ली। और अब हम पढ़ते हैं जैसे हमने पीछे ग्राफ बनाया था उसमें समझने वाली बात एक ये भी है, अगर हम ध्यान दें, अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी 0, लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक बार इधर आ रहा है एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर आ रहा है एक बार इधर जा रहा है। तो इस वाली पोजीशन में क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीलेशन हो रहा है। अगर हम ध्यान दें इस वाली पोजीशन पे क्या हो रहा है, ऑक्सीलेशन। यहाँ पे स्पीड 0 हो जाएगी, यहाँ भी स्पीड 0 हो जाएगी। इसका मतलब पहले यहाँ जाएगा फिर ऊपर फिर नीचे फिर यहाँ। इसका मतलब हमें बार बार क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऑक्सीलेशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑक्सीलेशन देखने को मिलता है और ये वाली पॉइंट इक्विलिब्रियम की होती है। तो यहाँ पर अपना वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव, बट जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। हमें याद रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी हो रही है ऑलवेज पॉजिटिव, बट जो पोटेंशियल एनर्जी है आप खुद देख लीजिए, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी कभी भी पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव कभी भी जीरो हो सकती है, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर आता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब अपनी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो भी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो अपने को ये बात यहाँ से ध्यान में रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज बी ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो भी हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। और जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये सारी कहानी में यहाँ से याद रख के रखनी है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जो कि पोटेंशियल एनर्जी में रिलेट करता हुआ है। आप यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं, हमने पढ़ा है कि नेट वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर जैसे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस ब्लॉक को यहाँ मूव कराना चाहता हूँ तो मुझे बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो एफ एक्सटर्नल कितना होगा, तो मुझे एक वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस बार नेट वर्क डन में क्या जुड़ जाएगा, वर्क डन एक्सटर्नल और वर्क डन कंजर्वेटिव। सर वर्क डन एक्सटर्नल बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन कंजर्वेटिव। और वर्क डन कंजर्वेटिव क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, वर्क डन एक्सटर्नल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो इसे याद रखिए, कभी भी एक्सटर्नल वर्क डन काउंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को यहाँ पे सम कर देते हैं। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो ऐड है, जो योग है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है वर्क डन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क। चलिए क्वेश्चन के जरिए इसको समझते हैं। आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है 4x² प्लस 3x माइनस 5 जूल और फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट और आपने वर्क डन कैसे किया है, स्लोली स्लोली किया है। हमेशा याद रखेंगे कभी भी यूज होता है वर्ड स्लोली स्लोली, मतलब आपका एंटायरली मोशन में आपका जो वेलोसिटी है वो जीरो है, हमें याद रखना। मतलब काइनेटिक एनर्जी पूरे में ही जीरो है।
तो आपको क्या करना है, आपका जो पॉइंट है वो 3,2 से -1,4 की तरफ जा रहा है, तो आपको वर्क डन एक्सटर्नल निकालना है। सर आपने ने पढ़ाया अभी कि वर्क डन एक्सटर्नल बराबर होता है चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जो कि सर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी पूरा एंटायरली मोशन में जीरो है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। फिर वैल्यू आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे आएगा, देखिए सर हमें u का वैल्यू दिया गया है, अब यहाँ हमें लिमिट भी दी गई है, तो इसका मतलब अगर मुझे u इनिशियल चाहिए तो मुझे x इनिशियल डालना पड़ेगा, और मुझे u फाइनल चाहिए तो x फाइनल डालना पड़ेगा। y का वैल्यू नहीं डालूंगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट सिर्फ x है, तो यहाँ पे u इनिशियल क्या आ जाएगा, अगर x का वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 या 9 9 36, 3 या 9 एंड -5, तो 45 - 5 यहाँ से 40 हो जाएगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 40 आ गई। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दें, -1 डाला तो यहाँ 4 हो जाएगा, -3 डाला, -5 -8, तो यहाँ आ गया -4, तो यहाँ -4, यहाँ कितना आ गया -44 जूल। तो इसका मतलब आपको एक्सटर्नली वर्क डन कितना करना पड़ेगा, -44 जूल करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट वर्क डन यहाँ पे जो है करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये आंसर जो है निकाल दिया। क्या सर इसको करने का कोई दूसरा तरीका भी है, क्या हम इसको कोई दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। कैसे कर सकते हैं इसको दूसरे तरीके से, देखिए हमने पढ़ा है जो नेट वर्क डन होता है वो F.dx के इंटीग्रेशन से आता है, तो और हम जानते हैं F बराबर होता है du बाय ये dr, अगर x की टर्म में है तो dx। इसका मतलब यहाँ से डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे f वेक्टर मिल जाएगा, और अगर मुझे f वेक्टर मिल गया तो उसे यहाँ पुट कर दूंगा, और x का लिमिट मुझे दिया गया है, तो मैं यहाँ से भी क्या निकाल सकता हूँ, अपना एक्सटर्नल वर्क डन निकाल सकता हूँ। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसका पहले डिफरेंशिएशन कर दूंगा। दो तरीके से करने के, मेथड 1 ये रहा, मेथड 2 ये रहा। सर f वेक्टर बराबर du बाय dx होता है माइनस टाइम में, लेकिन आप वर्क डन कंजर्वेटिव निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब अब आप इसे पॉजिटिव रख लेंगे, तो वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा du बाय dx, नेगेटिव तो आएगा माइनस du बाय dx, नेगेटिव तो आएगा, ये भी हम देखा था नेगेटिव क्रेडिट के बराबर होता है अपना चाहे वेक्टर होता है। तो इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे x की टर्म में, तो यहाँ क्या आएगा अपना 8x3 माइनस टाइम बाहर की तरफ f वेक्टर और कंजर्वेटिव फोर्स, ये कहाँ नहीं आ गई। तो अब क्या करते हैं सर, आपको f वेक्टर मिल गया, माइनस साइन बाहर लिख लीजिए, और f वेक्टर जो मिला है उसको यहाँ पुट कर दीजिए, और dx की टर्म में इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। इनिशियली सर कितना लिमिट है 3, फाइनली कितना लिमिट है -1, तो लिखिए 8x का डिफरेंशिएशन कितना, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x² 2 मतलब 4x², और यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ लिमिट पुट करेंगे -1 से 3, यहाँ लिमिट पुट करेंगे -1 से 3, और बाहर आ जाएगा -1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 तो 36 होता है, प्लस 3 टाइम में 3 टाइम पहले -1 एंड देन -3 मतलब -4 मतलब -12, -36 4 मतलब 30, 32 माइनस का 32, तो कितना आ गया यहाँ से -44 जूल, कितना आ गया 44 जूल। लेकिन सर यहाँ तो -44 आ रहा था, लेकिन यहाँ तो 44 आ रहा है, तो इसका मतलब आपने जो बताया वो गलत है। नहीं, अपने को याद रखना है कि जो f एक्सटर्नल होता है वो f कंजर्वेटिव के नेगेटिव टाइम्स होता है। f एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम ऑफ f कंजर्वेटिव। कब, जब एक्सीलरेशन क्या हो हमारा 0 या नेट फोर्स 0 हो। अब कुछ सोचो, जब बाहर एक्सीलरेशन है, यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, बराबर है में वेलोसिटी 0 है मतलब एक्सीलरेशन भी 0 है, तो इसका मतलब f एक्सटर्नल बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में f कंजर्वेटिव। तो इसका मतलब आप याद कर सकते हैं कि कभी भी नेट फोर्स 0 हो या एक्सीलरेशन 0 हो तो एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव टाइम ऑफ माइनस f कंजर्वेटिव के बराबर आता है। तो इसका मतलब वर्क डन जो एक्सटर्नल होगा वो नेगेटिव टाइम ऑफ वर्क डन कंजर्वेटिव के बराबर आएगा। तो इसका मतलब आपको इसके आगे नेगेटिव साइन और लगाना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगा,
वर्क डन एक्सटर्नल, वरना ये खाली 44 क्या था, वर्क डन कंजर्वेटिव। तो चूंकि हमें वर्क डन एक्सटर्नल चाहिए तो यहाँ पर माइनस साइन से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से वर्क डन एक्सटर्नल का वैल्यू कितना आ जाएगा, -44 जूल। दैट्स डन। आई होप यहाँ पे समझ आ गया हो। तो मेथड 1 इज इजी, मेथड 2 इज थोड़ा सा टिपिकल बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया और ये टर्म हमें यहाँ पे जोड़नी पड़ती। तो हमें दोनों मेथड ध्यान रखने हैं, कौन सा मेथड कहाँ काम आता है हम नहीं कह सकते। इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया है जिसको आपको घर से करके लेके आने हैं। और अब हम चढ़ते हैं अपने अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये रहा क्वेश्चन। एक बॉय है जो कि एक बॉल को पिक करता है और उसका मास है 5 किलो ग्राउंड से, और फिर उसको फेंकता है 10 मीटर की स्पीड से। वो जो बॉल है वो 2 मीटर की हाइट ट्रैवल करती है। तो पूछा है वर्क डन बाय बॉय, वर्क डन बाय बॉय। बॉय अगर वर्क डन करेगा तो वो एक्सटर्नल वर्क डन करेगा, बाहर से करेगा। इसका मतलब आपको वर्क डन एक्सटर्नल पूछा है, तो कैसे निकालेंगे सर? चलिए, तो यहाँ पे कोई यू के टर्म में तो आपने दिया नहीं है, इसका मतलब आपको मेथड 1 लगाना पड़ेगा कि वर्क डन एक्सटर्नल बराबर चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो इसका मतलब सर ये बॉय पिक अ बॉल, बॉल का मास है 5 किलो और उस बॉल को ऊपर फेंकता है और वो बॉल लगभग 2 मीटर की हाइट ट्रैवल करती है और फिर वो वापस नीचे आ जाती है। और जो वे उसे जिस स्पीड से बॉल को फेंकता है उस स्पीड की बॉल है, बॉल की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर्क डन एक्सटर्नल बराबर चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, सिंपल। तो K1 प्लस मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड एंड फाइनली स्टेइंग एट रेस्ट, मतलब हाफ mv² फाइनल। अच्छा, सिर्फ इतने केस के लिए पूछा है, वापस नीचे नहीं आ रही, यहाँ पे तो जीरो होगा। फाइनली क्या होगी, जीरो। मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो माइनस इनिशियल कितना था, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ कितना आ गया, -100 मल्टीप्लाई हाफ मल्टीप्लाई मास कितना है 5 की, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी यहाँ थी, कोई हाइट ट्रैवल नहीं किया तो मतलब जीरो, फाइनली पहुंच गई यहाँ, हाइट ट्रैवल किया है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। इसका मतलब 5 × 10 × 2 250 और यहाँ 100। तो यहाँ वर्क डन एक्सटर्नल कितना आ गया, -150 जूल। Ball took off mass 5 kg from ground and projected with speed 100 meter per second from height 2 meter per second। देखिए mg लगेगा नीचे और डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, ये साइन क्या आएगा, नेगेटिव। तो वर्क डन कितना आ गया, -350। तो ये अपने यहाँ से आंसर आ जाएगा। साइन का विशेष ध्यान रखना है कि कब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है कब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, वरना हमारी यहाँ से हो जाएगी गड़बड़। चलिए अब हम जेईई मेंस के पीवाईक्यू करते हैं, इस पे रिलेटेड सारा कंसेप्ट खत्म हो गया, वर्क पावर एनर्जी पूरा खत्म हो गया, सिर्फ इसमें अब पावर बचा है जो कि हम आगे करेंगे। अब हम चलते हैं जेईई मेंस के पीवाईक्यू की तरफ। तो ये आपका क्वेश्चन है, चलिए तो ये कहानी है, ये U है, ये R है और ये हमें ग्राफ दिया गया है और ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। क्वेश्चन में दिया है कि U बराबर है A/r⁻12 - B/r⁻6 और इज इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस A and B are positive है, कांस्टेंट द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स विल बी। R की वैल्यू पूछी है, जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे और 0 के बराबर करेंगे, सिंपल। A बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा -12 एंड -11, और यहाँ कितना आएगा, -6 एंड -1 मतलब 7।
अब इसको 0 के बराबर कर देंगे तो ये माइनस वाला टर्म इधर आ जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, मतलब 12/r13 बराबर 6 d/r7। अब ये कटेगा, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा r6, तो r6 बराबर आ गया 2a/b। तो इसका मतलब r की वैल्यू यहाँ से आ गई 2a 1/6। ये अपना हो गया यहाँ से आंसर। सिंपल इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। अगला क्वेश्चन, वहां भी आपको u का वैल्यू दिया है और आपको क्या निकालना है, कर लेते हैं, चलिए जल्दी। u का वैल्यू दिया है हमें 5x क्यूब प्लस 4x प्लस 7 क्यूब। क्या निकालना है हमें, हमें दिया है पार्टिकल का पोजीशन निकालना है 2 और 4 पर। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन 2, 4। मास दिया है 4 kg। तो क्या करेंगे, अगर फोर्स निकालेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आएगा ये फोर्स वेक्टर आ गया। अब वेक्टर बराबर होता है m इंटू ए, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे एम ए बराबर 15x² प्लस 4। m का वैल्यू कितना दिया है 4, तो डिवाइड बाय 4। एक्सीलरेशन निकालना था तो हमें ये वैल्यू पता लग गई। अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है एट 2 and 4 पर। या तो हम यहीं पे काम कर सकते हैं, यहीं पर अब एक बार 2 रख दो, एक बार 4 रख दो। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन 2, 4। ठीक है, तो एक बार 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, हमने तो 60 और 64 आ गया, और माइनस टाइम होता है तो यहाँ पे -64 आ गया। अच्छा, ये 2,4 है, ये कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई, तो y को तो लेंगे नहीं, x को ही लेंगे। ये फोर्स वेक्टर कितना आ गया -64। तो अब f की जगह लिखते हैं m इंटू ए, और x एक्सिस में तो i कैप डिवाइड बाय 4। तो a वेक्टर की वैल्यू आ गई -16 पाई। ये अपना हो गया यहाँ से आंसर, खाली कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग इन xy प्लेन, xy प्लेन है मतलब x एक्सिस और y एक्सिस है दोनों। इन कंजर्वेटिव फील्ड इज गिवन बाय u बराबर x + vy, सेम जैसा हम अभी क्वेश्चन करके आए थे। x एंड y आर पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सीलरेशन। तो u का वैल्यू हमको दिया है x + vy। आपको एक्सीलरेशन बताना है। सबसे पहले सर फोर्स निकालिए। फोर्स बराबर क्या आता है -du/dr। तो मतलब माइनस में एक बार x की टर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे और एक बार y की टर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका आ जाएगा a और इसका आ जाएगा b। सर फोर्स वेक्टर आ गया -a कैप और b j कैप। अब हमें चाहिए a वेक्टर, तो मास से भाग करेंगे, तो a वेक्टर आ गया -a/m i कैप प्लस b/m j कैप। तो ये अपना यहाँ से हो जाएगा आंसर, सिंपल। अगला क्वेश्चन कह रहा है u का वैल्यू दिया है, मास दिया है, आपको एक्सीलरेशन बताना है। तो यही कांसेप्ट लगाएंगे। इस बार u का वैल्यू कितना दे दिया 3x² y/z³, और जिस वैल्यू पे निकालनी है वो ये रही 3 - 2 1। बस यहाँ डिफरेंस थोड़ा हार्ड है, कुछ नहीं। इस बार x भी है, y भी है, z भी है, तो हमें लेना पड़ेगा ये वाला टर्म dx dy dz। x के टर्म में कर रहे हैं तो सिर्फ x को करेंगे, बाकी सब एज इट इज ले लेंगे। तो 3y/z बाहर आ जाएगा और सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा x²। सेम यहाँ पर y के टर्म में कर रहे हैं तो y का ही होगा, बाकी सब कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर 3x² बाहर y आ जाएंगे और सिर्फ z करेंगे। यहाँ पे तो z का 1 हो जाएगा, तो यहाँ 3x² y बचा, यहाँ y का 1 हो जाएगा तो 3x² z बचा, और यहाँ x² का हो जाएगा 2x, तो ये बन जाएगा 6xyz। अब आपको फाइनल जो कोऑर्डिनेट दिए वो पुट कर दीजिए, आपको फोर्स वेक्टर मिल जाएगा। तो फोर्स वेक्टर कितना है 3 - 2 1, तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -2, इसका वैल्यू 1, तो 6 3 18 18 36। यहाँ पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 मल्टीप्लाई 1 3, y का स्क्वायर 4 4 3 12 और 1 प्लस 12। 27 और 12 कितने हो गए यहाँ पे अपना 39 39 36 गया तो 3 बचे।
तो एम ए का वैल्यू आ गया 3, मास कितना दिया है 2, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 3/2। एक सेकेंड, क्योंकि ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है, तो आप सबको प्लस नहीं कर सकते क्योंकि सबका डायरेक्शन है अलग, यहाँ हम प्लस नहीं कर सकते, तो उसको मैं ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब सबको किससे भाग दे देंगे, मास, तो ये अपना आ गया यहाँ पे फाइनली आंसर। तो सब में घिसा पीटा एक ही तरीका, यू को डिफरेंशिएट करो, फोर्स वेक्टर निकालो, फोर्स वेक्टर से मास से डिवाइड करके एक्सीलरेशन निकालो। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन घर के लिए, एक एडवांस का क्वेश्चन 2025-15 का, और ये एक क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 18 पर है, ये होमवर्क से एडिशन कल करेंगे। अभी नॉर्मल से 2 क्वेश्चन इसका यहाँ पर हम देख सकते हैं, और जो कि स्लोप पूछ रहा है तो स्लोप वाला समझ लेते हैं। तो हमें यू और एक्स के बीच ग्राफ देकर एफ का ग्राफ पूछा है, कैसे करते हैं सर, डी एफ बराबर होता है डी यू बाई डी एक्स, इसका मतलब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, मतलब इसका स्लोप होगा, तो स्ट्रेट लाइन का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक सीधी लाइन मिलेगी, और ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब स्लोप क्या आएगा इसका, पॉजिटिव, इसका स्लोप आ गया सर पॉजिटिव। लेकिन एफ वेक्टर बराबर होता है डी यू बाई डी एक्स और माइनस साइन में, तो ये तो पॉजिटिव है लेकिन बाहर माइनस लगा है, तो फोर्स वेक्टर क्या बन जाएगा, माइनस, तो इसका मतलब जो भी इसका ग्राफ बनेगा वो नीचे से बनेगा। अगर आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो ग्राफ बनता है सीधी लाइन में, और यहाँ पे क्या हो गया, सीधा हो गया, मतलब यहाँ स्लोप 0 हो गया, तो यहाँ पर फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फोर्स हो गया 0, तो यहाँ पे दिखा दीजिए। अब उसके बाद यहाँ तक चल रहा है, कुछ दूरी तक वो 0 ही रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पे ये स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी, स्लोप नेगेटिव हो गया मतलब डी बाई डी एक्स नेगेटिव हो गया, लेकिन बाहर भी एक नेगेटिव लगा है, तो स्लोप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये क्या बनती है कि स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इसका मतलब अब जो ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ बनेगा, और ऊपर की तरफ बनने के लिए से क्या करना पड़ेगा, एक सीधी लाइन यहाँ पे खींचनी, तो ये अपना ग्राफ हो जाएगा एफ और एक्स के बीच। तो कभी भी यू देता है और फोर्स निकालना होता है तो हम उसे ऐसे जो है करते चलिए। ये हमारे सारे होमवर्क क्वेश्चन, मतलब सारे आज के क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया है, केवल 3 से 4 क्वेश्चन होमवर्क में मिले, इसका डिस्कशन कल करेंगे। हम अपना नया टॉपिक चालू करते हैं पावर, और उसके बाद इस चैप्टर को करते हैं यहाँ पे डी एंड, ये लास्ट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का, इसका नाम है पावर। पावर में भी हमें ज्यादा कुछ नहीं जानना, पावर क्या होती है, रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई एट रेट और रेट ऑफ वर्क डन। क्या जी, किस रेट से आपकी एनर्जी सप्लाई हो रही है वो पावर होती है, या आप किस रेट से वर्क कर रहे हैं वो हमारा पावर होता है। इसका मतलब पावर बराबर होता है रेट बाय वर्क डन, मतलब किस रेट से आप वर्क डन कर रहे हैं, रेट ऑफ वर्क डन, मतलब डी डब्ल्यू बाई डी टी हमारा यहाँ पे क्या होता है, पावर होता है। सर डी डब्ल्यू बराबर होता है एफ डॉट डी एक्स, इसका मतलब इसे ये लिख सकते हैं, और सर यहाँ पे क्या होता है एफ डॉट डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, उसे क्या लिखा जा सकता है, वेलोसिटी। इसका मतलब पावर का एक और फॉर्मूला बन गया एफ डॉट वी, और सर जो डॉट फैक्टर हटाते हैं, जब डॉट हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा, यहाँ से पावर बराबर क्या आ गया, एफ वी कॉस थीटा, या पावर बराबर क्या आ गया, डी डी डब्ल्यू बाई डी थीटा। ये दोनों चीज हमें यहाँ पे याद रख के चलनी है कि पावर बराबर होता है पीवी या एफ वी कॉस थीटा, और या पावर बराबर होता है डी डब्ल्यू बाई डी। और पावर कब नेगेटिव होगी कब पॉजिटिव होगी, किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स पर। अगर फोर्स आगे लग रहा है, पावर भी आगे लग रही है और वेलोसिटी भी आगे लग रही है, तो पावर आएगी पॉजिटिव। फोर्स आगे लग रहा है, वेलोसिटी पीछे लग रही है, तो पावर आएगी नेगेटिव। फोर्स परपेंडिकुलर है, तो फोर्स और वेलोसिटी दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस बार जो पावर आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। द रीजन इज क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, और ये हमने वर्क डन के कंसेप्ट में आपको समझाया। चलिए, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है वाट, इसका यूनिट होता है वाट या फिर जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। और पावर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, पावर हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, हमें याद रखें।
स्केलर मतलब पावर को दिखाने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, कम नेगेटिव कब पॉजिटिव। चलिए तो यहाँ से पावर का कंसेप्ट पूरा हुआ, सिर्फ इतना ही पावर है। पावर बराबर एफ डॉट बी, पावर बराबर एफ बी कॉस थीटा। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, ये पावर बराबर, पावर की यूनिट होती है वाट या जूल पर सेकेंड। बात खत्म। तो ये आपका क्वेश्चन है, एज्यूम अ ब्लॉक मास m, ठीक, आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास है m, जो कि स्टार्ट करता है मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस अंडर कांस्टेंट फोर्स f, फाइंड पावर ऑफ f एंड फ्रिक्शन फोर्स एट टाइम t। ये आपका ब्लॉक है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, मतलब पीछे रहेगा फ्रिक्शन, और आपने एक कांस्टेंट फोर्स दिया है जिसका है नाम F। फाइंड फोर्स F एंड फ्रिक्शन फोर्स एट टाइम t। तो t टाइम में आपको क्या बताना है, फोर्स बताना है। तो क्या अज्यूम करिए, जो F वेक्टर है वो म्यू mg से ज्यादा है, इसका मतलब आप जो फ्रिक्शन लगा रहे हैं उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक्सीलरेशन होगा आगे की तरफ। तो क्योंकि एक्सीलरेशन आगे की तरफ है तो वेलोसिटी भी होगी अपनी आगे की तरफ। तो यहाँ से पावर बराबर क्या आता है, एफ डॉट वी। तो फोर्स का वेक्टर हो गया, लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं पता, तो वेलोसिटी कहाँ से निकालेंगे, सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो आगे फोर्स लग रहा है एफ और पीछे फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एम जी, नॉर्मल क्योंकि एम जी है और पीछे म्यू है तो म्यू इंटू एम जी हो जाएगा, डिवाइड बाय मास। ये अपना ऐसे क्या आ गया, एक्सीलरेशन। अब चूंकि एक्सीलरेशन आ गया तो वेलोसिटी निकाल दो, v बराबर u प्लस एटी, इनिशियली जीरो, तो v बराबर हो गया f माइनस म्यू एम जी बाई एम मल्टीप्लाई में t। सर क्या वेलोसिटी पता लग गई है, बिल्कुल पता लग गई। क्या सर आपके पास f वेक्टर है, बिल्कुल है। अब दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो f मल्टीप्लाई में f माइनस म्यू एम जी बाई एम एंड मल्टीप्लाई में t, और साथ में इज इक्वल टू पावर, किसकी पावर है ये, f की पावर, और वेलोसिटी भी आगे तो पावर क्या आएगी। अब अगर मुझे फ्रिक्शन की पावर निकालनी है तो मुझे फोर्स किसका लिखना पड़ेगा, फ्रिक्शन का, और फ्रिक्शन का फोर्स कितना है, न्यू है, और फ्रिक्शन पीछे है, वेलोसिटी आगे है, यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, नहीं। तो आपको ऐसे निकालनी है पावर, मतलब एफ डॉट वी लगाना है, नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाना है, और आपका काम यहाँ से बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, और उस क्वेश्चन के जरिए हम चीज़ों को थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, block of mass m is start moving on a smooth horizontal surface under force F. Power of force is constant and equal to p. Find speed of block at time t. ये ब्लॉक m है, मास m है, स्टार्ट मूविंग मतलब इनिशियली तो जीरो था, फिर वो मूव होना चालू करता है, फिर इसकी वेलोसिटी आगे आ जाती है, आगे कुछ v, और आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स है। क्वेश्चन कह रहा है आपको स्पीड बतानी है टी टाइम, जबकि जो फोर्स है, फोर्स इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू पावर, जो फोर्स है वो पावर के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, मतलब पावर बराबर है एफ इंटू, हमें क्या बताना है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो। तो हम एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, एम ए की जगह क्या लिखा जा सकता है, डी वी बाय डी टी। तो ये आ गया आपका पावर की टर्म। तो अब हमें चाहिए वेलोसिटी, तो पावर के बराबर कर देंगे एम वी डी वी बाई डी टी को, तो पी डॉट डी टी बराबर आ जाएगा अब बाई एम, करते हैं इसको, इधर आएगा ये, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, टी बराबर जीरो पे यहाँ था, टी बराबर टी पे यहाँ है,
तो t बराबर 0 पर वेलोसिटी है 0, t बराबर t पर वेलोसिटी है v, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई टी, लिमिट लाएंगे तो यही आ जाएगा, ये तो कॉमन है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएंगे, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और लिमिट चढ़ाओगे तो यही आ जाएगा। तो वेलोसिटी क्या आ गई यहाँ से 2pt बाई m का अंडर रूट, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगी अपनी वेलोसिटी आ जाएगी। मान लीजिए अगर उसने आपसे dx पूछ लिया, तब कैसे निकालेंगे इसको? तो अगर आपसे वो dx पूछता है तो क्या करते हैं, v की जगह लिख सकते हैं dx बाई dt, dx बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2p बाई m और t की पावर हाफ, 2p बाई m t की पावर हाफ। अब dt चला जाएगा उधर, x अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो dx का आ जाएगा x और t आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 3/2 एंड डिवाइड में भी 3 की पावर 3/2 और यहाँ रूट में 2p बाई m, तो ये आपका x में रिलेशन आ गया और ये आपका v में रिलेशन है। तो आप ऐसे वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और आप यहाँ से x भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन हो गया है, यू कैन चेक एंड टू मूव आगे। यहाँ अगर वो पावर और x के टर्म में पूछता है तो हम क्या कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स करके और आगे कर सकते हैं इसको। अब कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए हैं, आपको वहाँ जाने हैं और ये सारे पावर वाले क्वेश्चन करके लेके आने हैं। करीबन 10 से ऊपर क्वेश्चन होंगे, ये 10 से ऊपर ही हैं, करीबन 15-20 क्वेश्चन हैं पावर के और इस टॉपिक के, और 3 से 4 आपके पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन है, मतलब 20 के करीब होमवर्क क्वेश्चन दिए गए हैं, उधर करके लेके आना है। और अब जाके ही हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। तो इस पूरे वर्क पावर एनर्जी में जो चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या है, सिर्फ 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, और आपने देखा होगा पूरे चैप्टर में वो 4 चीज़ ही हमने यूज़ करी है। पहली चीज़ वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक। दूसरी चीज़ भैया वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स। तीसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, अगर नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन 0 है तब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाई जा सकती है, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहती है, A1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2। तीसरी चीज आपने क्या पढ़ी, आपने पढ़ा कि अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो mg है, और आइडल स्प्रिंग के लिए या स्प्रिंग के लिए निकालनी है तो हाफ के एक्स स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालना हो तो माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। और क्या पढ़ा हमने कि माइनस टाइम ऑफ वर्क डन कंजर्वेटिव किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा, ये बनता है तो अनस्टेबल, ये बनता है तो स्टेबल, और ये बनता है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। डी यू बाई डी एक्स बराबर 0 पर इक्विलिब्रियम मिलता है। अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाए तो अनस्टेबल, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाए तो स्टेबल, और अगर 0 आ जाए तो न्यूट्रल। यहाँ तो नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो गया। इसके बाद हमने क्या टर्म पढ़ी लास्ट, कि भैया वर्क डन एक्सटर्नल बराबर क्या होता है, चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, एफ वेक्टर बराबर होता है नेगेटिव टाइम ऑफ ग्रेडियंट ऑफ यू, मतलब माइनस में डी यू बाय डी आर, ये हमने ये कहानी पढ़ी। और इसके बाद लास्ट में पढ़ा अपना पावर, पावर बराबर एफ डॉट वी। तो इस तरीके से आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, और सिर्फ पूरे चैप्टर में सिर्फ ये कहानी हमने जो करे हैं वो करीबन बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, अपने सारे कंसेप्ट लगाए हैं, कैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेट लगाना है, कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। और अब जो अपने सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे कौन कौन से, अपना था एनएलएम फिनिश, वर्क पावर एनर्जी फिनिश, काइनामेटिक्स का आधा पार्ट फिनिश, आधा पार्ट रह गया वो भी हो जाएगा। और अब कल से चलेगा अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास, और फिर उसके बाद चलेगा रोटेशनल मोशन। ये 5 चैप्टर हो जाने के बाद फिजिक्स में कुछ बचेगा ही नहीं, उसके बाद जो भी फिजिक्स होगी वो काफ़ी इजी होगी और काफ़ी समझने वाली होगी। मेन बात ये है कि वर्क पावर एनर्जी, एनएलएम, काइनेमैटिक्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, हर चैप्टर में काम आते हैं, तो हमें इनके कंसेप्ट को याद रखना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ से ये डन होता है, मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, नई शुरुआत के साथ। अब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।